ये कहा जा रहा है कि अगर ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करती है और इलेक्शन किसी एक वजह से इल्तवा का शिकार होते हैं तो फिर यही हुकूमत कायम नहीं रहेगी, बल्कि एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत कह लीजिए उसको, या आप एक नेशनल गवर्नमेंट, ये इस्तिलाहात हैं जो हमने मुतअद्दिद बार सुनी है, तो उसको कायम किया जा सकता है। लेकिन इसकी तस्दीक के लिए जो ज़राए हैं, ये इल्ज़ाम तो लगा दिया है खान साहब ने, लेकिन जो इसके हवाले से गुफ्तगू करने के मजाज हैं उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई इंदिया जो है वो नहीं आया है। देखिए, इलेक्शन के एतबार से इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कुछ ना कुछ कह रही हैं। आपने देखा कायरा साहब ने क्या कहा, आपने सुना बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। इलेक्शन वक्त से पहले तो नहीं हो रहे हैं, ये अब मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को भी और जनरली पाकिस्तान की कौम को भी समझ लेना चाहिए कि वो जितनी एफर्ट थी खान साहब की, वो जो तूफान इंसानी सरों का था, वो सब कुछ अब जो है वो इस्तेमाल कर लिए गए हैं। इसके बावजूद भी इलेक्शन कहीं करीब करीब दिखाई नहीं देते हैं। ना हुकूमत इस मोड में मईशत के हवाले से हमने अलग से बात करनी है, लेकिन ये भी बाज़कश जो है वो सुनाई दे रही है कि हमारी मईशत के इतने बुरे हालात हैं कि शायद हमें इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़े इवेंचुअली। जो है मार्च अप्रैल की भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, तो इस तरह की भी कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि मईशत का क्योंकि इस वक्त जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो कुछ इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। देखिए, ये वो राग है जो खान साहब पिछले 8 महीने से तसलसल के साथ अलाप रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या खान साहब ने आपको या किसी को बताया है कि जब हम इलेक्ट होकर दोबारा आ जाएंगे तो ये हमारी पॉलिसीज हैं, ये हमारे फैसले हैं, इस तरीके से ये डूबती हुई कश्ती इकोनॉमी की जो है वो सरफस हो जाएगी और फिर जहाज बन के आसमान पर चली जाएगी। ये उनके जितने इकोनॉमिक एरिस्टोटल्स थे वो इस्तेमाल हो चुके हैं। हफीज पाशा को उन्होंने इस्तेमाल किया, शौकत तरीन को उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो इकोनॉमिक एरिस्टोटल हैं उनके सबसे बड़े जो हैं असद उमर साहब, उनको 1 साल के बाद खुद खान साहब ने फारिग किया था, किसी और ने नहीं किया था, इसलिए कि उनसे इकोनॉमी चली नहीं थी। और जो तबाहकारी उन्होंने इकोनॉमी की है, ये वक्त नहीं है शायद उस गुफ्तगू का, लेकिन सी पैक की तबाही से लेके और उसके ऊपर एक्सप्रेशंस कास्ट करके जो 3-4 साल उसके ऊपर काम रुका रहा, उससे इकोनॉमिकली कितना तबाही फैली है उसका अंदाज़ा अभी शायद नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक वक्त आएगा जब हमें पता चलेगा कि उस रवैये का हमें कितना नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से हम पहले इलेक्शन की बात समेट लें ताकि फिर उसके बाद हम आगे चलें। देखिए, इलेक्शन कराने के लिए 2 असेंबलियों को तोड़ने की जो बात थी वो अभी हमें मंडे चढ़ती दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए कि पंजाब में तो कड़मास मचा हुआ है, पंजाबी जबान में जिसे कहते हैं। केपीके ने एक मॉरल पोजीशन कह ले ली है, या वो इस पर्दे के पीछे छुप गए हैं कि अगर पंजाब असेंबली टूटेगी तो हम भी तालील कर देंगे, लिहाजा उधर से तो कोई तवक्को ना रखें आप जब तक पंजाब का फैसला नहीं होगा। पंजाब का फैसला जो है वो इसलिए नहीं हो, एक तो पूरे की पूरी लॉट जो है पीटीआई की वो इस हक में नहीं है कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं। ये पहले भी बात हो चुकी है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, और इसका पता उस वक्त चलेगा जब यहां वोटिंग की नौबत आई, चाहे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए है, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए है, चाहे वो स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, चाहे डिप्टी स्पीकर के खिलाफ है। तो जब भी ये सूरत हाल और मंजरनामा वाजे होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त कितने लोग जो हैं पीटीआई के वो इस हक में नहीं है, क्योंकि वो वोट देने के लिए नहीं आएंगे। मैंने पहले आपके सामने बैठ के 26 का फिगर आपको दे दिया था, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, क्योंकि अगर इनके पास नंबर पूरा होता तो इस वक्त तक परवेज इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके असेंबलियां तहलील करने का इमरान खान का ख्वाब पूरा कर चुके होते। तो एक तो ये नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो खान साहब ने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने डिफॉल्ट के हवाले से कहा, आप कह रही थी ना कि मशीत बात करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जी हमारे दौर में डिफॉल्ट का 5% खतरा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि बिलाखिर खान साहब ने ये मान लिया कि इकॉनमी उनके दौर में भी बहुत ज्यादा शेमेबल पोजीशन में थी, शैम्बल्स में जिसको कहते हैं थी। ये इकरार है, ये कन्फेशन है, इकबाली बयान है ये, कि वो पहले कहते थे ना हमारी तो इकॉनमी शूट कर रही थी, आसमान पे जा रही थी, हमारा तो ग्रोथ रेट ये था, हमारी तो ओवरसीज की रिमिटेंसेस ये थी, हमारी टैक्स कलेक्शन थी, ये सारे दावे आपने सुने हुए ना। आज वो कह रहे हैं कि हमारे दौर में भी
5% डिफॉल्ट का खतरा था जो अब उनके नजदीक बढ़ के 90% हो गया। हम इसके ऊपर बात करेंगे टेल एंड जब हमारा प्रोग्राम आएगा उसके ऊपर। लेकिन दूसरी बात साहब यह और है अहम बातें जो उन्होंने की है उनकी तरफ भी जाना जो है वो जरूरी है। ये जो एक तरफ खान साहब जो हैं वो लग पड़े हैं और वहां पर दुश्मनी मोल लिए जा रहे हैं, इसके असरात अब उनकी आने वाली सियासत पर क्या पड़ते देख रहे हैं? अभी जो इस तरह के बयानात हैं जी कि सरहद पर बाढ़ टूट रही थी, उस वक्त हमारी फोर्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में जो है वो लगाया हुआ था। किसकी तरफ इशारा है आप बेहतर समझते हैं। बाजवा साहब से हमारे बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप्स थे, लेकिन उनके लिए करप्शन जो है वो कोई मुद्दा ही नहीं था। मतलब वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब वाज फाइन विद द करप्शन थिंग, और जो है वो हमारे साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो अच्छा था, लेकिन फिर मेरे ख्याल में शायद जब बाजवा साहब के लिए जो है वो नहीं रहा करप्शन कोई मसला, तो फिर रिजीम चेंज वाली सारी एपिसोड जो है हमारे सामने आई। देखिए आयशा, गुजारिश ये है कि ये फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये जब से इक़्तिदार से मौसूफ फारग हुए हैं उस वक्त से इन्होंने अस्करी क़यादत को निशाने पर रखा हुआ है, कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ते हैं। कभी तो वो ये धमका रहे हैं कि वही हाल होगा जो मशरक़ी पाकिस्तान में होता, आपके सामने है, मेरा बयान नहीं है। ये बड़ा संगीन स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। ये जो इस मुल्क के शेख मुजीबुर रहमान साहब बन रहे हैं 6 पॉइंट वाले, इनको कुछ तो सोच समझ के बोलना चाहिए खुदा के लिए। पाकिस्तान में अब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एटॉमिक पावर के तौर पे जाना जाता है। इसके साबिका प्राइम मिनिस्टर को और वुड बी प्राइम मिनिस्टर को जो ख्वाहिश है उनकी वो दोबारा बनेंगे, उनको बयानात देते हुए बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये वही इमरान खान साहब है ना जो जनरल बाजवा समेत पूरी फौज की अस्करी क़यादत को कॉम्प्लीमेंट पे करते नहीं थकते थे कि जिस तरीके से इन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान का दिफा किया है, जिस तरह इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जंग जीती है। ये सारे कुछ बयानात उन्हीं इमरान खान साहब के थे जो अब बिल्कुल यू टर्न नहीं है बल्कि ये ओ टर्न है। ये उस दायरे में घूम रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो ये जो रवैया है, ये रवैया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की रेपुटेशन के लिए, पाकिस्तान के अदारों की रेपुटेशन के लिए बहुत डेंजरस है। आप देखिए, कल भी हमने बात की थी ISI के बारे में, आज फिर उन्होंने इरशादात फरमाए हैं। कल जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं जी उनके पास तो कोई काम है नहीं, वेले बैठे हुए हैं वो, तो उनको किसी काम से लगाएं जी, उन्हें कहें डॉलर रोकें। आप जरा तसव्वुर करें, एक शख्स जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है वो ISI को कह रहा है कि आके मनी लॉन्ड्रिंग रोको। यानी जितना आप सियासत से दूर करने के लिए लोगों ने कैंपेन्स की हैं, जितना फौज खुद कह रही है कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, अल्लाह के वास्ते हमको इसमें ना घसीटें, आप उनको नए रोल दे रहे हैं। भाई आप हैं कौन? हु आर यू बाय द वे? आप तय करेंगे ये कि ISI का रोल क्या होगा। यार खुदा के वास्ते, ये चीजें पार्लियामेंट के अंदर आर्मी एक्ट की सूरत में तय हो चुकी हुई है कि किसका क्या रोल है। उसको इस तरह से खोल के खंगालना और रोज स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर के लिए छाए रहने की वजह के लिए आप इस किस्म के खिलवाड़ न करें पाकिस्तान के अदारों के साथ, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ, और पाकिस्तान के जो सिविलियन इदारे हैं। पार्लियामेंट के बारे में आप क्या क्या कहते रहे हैं, आपको मैं माजी याद दिलाऊंगा जब अगले सेगमेंट में हम जाएंगे कि आप माजी में क्या कहते रहे। इनको लानतें आपने भेजी पार्लियामेंट के ऊपर, याद है आपको आयशा? सही। कि मैं लानत भेजता हूं इस पार्लियामेंट के ऊपर। हाँ। ये इस तरह के बयानात जो हैं, इस वक्त मैं मतलब है शायद वक्त नहीं है मुनासिब कि ये बात की जाए, लेकिन पार्लियामेंट जमहूरियत के बारे में आपके इरशादात आलिया जो हैं वो लोगों को अभी याद हैं। लोगों को अभी ये भी याद है कि आप अगर यानी बदकलामी पर उतर आए तो कोई लिमिट नहीं है, अगर आप रवैये बद रवैये पर उतर आए तो कोई, आप शलवारें धो के लटका देते हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंगों पर, आप ट्रक लेके जंगले तोड़ देते हैं पार्लियामेंट के, आप पाकिस्तान के नेशनल कम्युनिकेशन सेंटर PTV के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और फिर आप मुबारकें देते हैं अपने कंटेनर के ऊपर खड़े होके। क्या क्या याद दिलाऊं खान साहब मैं आपको, आपने बहुत कुछ किया हुआ है। आपको चाहिए ये, मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि आप लोगों में कीड़े निकालने का अमल थोड़ी देर के लिए रोक के अपनी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन करें। आपकी पार्टी में वो जो लोग जिन्होंने आपको इस नौबत तक पहुंचाया है
उनसे निजात हासिल करें। सही है। वजीउद्दीन अहमद, जस्टिस ठीक है। वजीउद्दीन अहमद ने, तस्नीम नूरानी अच्छा ने, बुखारी साहब, मशवरा अहमद बहुत खान अच्छा साहब है। ने ब्रेक जो का कुछ वक्त हो आपसे गया। कहा था, मशवरा उस पर पहले भी काम मेरे ख्याल डालिए। में कई बार दे चुके हैं। अगर खान साहब होता तो यकीनन वो मशवरा ले चुके होते। पहले भी मुझे याद है कि आप ये कह चुकी है कि इस वक्त पार्टी की तंजीम 9 पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल इस्तीफ़ों वाला मामला भी खटाई में पड़ा हुआ है। इस वक्त खान साहब के साथ मसला ये है कि जिस चीज़ का वो इरादा करते हैं, जिस चीज़ का दावा करते हैं, वो हो पा नहीं रही है। अब वजूहात उसके पीछे कुछ भी हुआ। अब ये हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों का ही मामला ले लीजिए, वहाँ पर भी जो है किसी करवट जो है वो ऊँट बैठने में नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या मामलात हैं? इसके अलावा पंजाब में ईवान वज़ीर आला से बड़ी अजीब गरीब किस्म की खबरें आ रही हैं कि वहाँ नवाजिशों का सिलसिला जारी है। आखिर उसके पीछे क्या वजूहात है, इस पर भी जो है हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, साथ रहिए।